तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसमें हम एक नए चैप्टर पर बात करेंगे। नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब सर ये क्या होता है, कैसे इस पर काम करेंगे, उस पर तो हमें बात करनी ही है। पहले हम ये समझते हैं ये जो चैप्टर है इसकी वेटेज क्या है इन बोर्ड्स। बेटा देखो, आज से अगर मैं बात करूं 1-2 साल पहले तक तो ये क्वेश्चन ज्यादातर 6 मार्क्स में पूछता था, और अब से जो ट्रेंड बना रखा है इसने वो 4 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आता है। आने को इस साल भी 6 का आ सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो लगता है देखने से वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगता है। और ये चैप्टर इज वेरी वेरी इजी कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, रिलेटिवली इजी है ये। ठीक है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आप कर लेंगे तो यू वुड गेट द जिस्ट ऑफ, आई वुड से कि होल चैप्टर, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि है क्या, कैसे करना है हमारे को। ठीक है, और एक बात, ये जो चैप्टर है ना आपके क्लास 11th में एक चैप्टर होता था लीनियर इनइक्वालिटीज, उसकी एक्सटेंशन है, उस पर भी बात करूंगा मैं। ठीक है, अभी है ना हम एक काम करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपके सामने, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन रखेंगे, उसी से समझेंगे है क्या। ठीक है, और एक बात, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और एक बार नहीं 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स देखते हैं ना तो लास्ट के 10-12 सालों में 2 से 3 बार यही क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है, फिगर्स को हाँ इधर उधर कर सकता है कि जो मैंने लिखी है, अच्छा ये जो ग्रीन में मैंने फिगर्स लिखी हैं थोड़ा सा बोल्ड करने के चक्कर में थोड़ा बड़ा भी लिखा है इनको मैंने, जो फोंट है उसको थोड़ा बड़ा भी किया है और कलर भी अलग रखा है जिससे आपको फिगर्स आराम से दिख पाए, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। चलिए अब हम ये देखते हैं कि सर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले, और ये जो क्वेश्चन है ना आप पढ़ने के बाद देखेंगे, चाहे वो बच्चा साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, ये तो सर बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसका तो बहुत बड़ा गेम है, समझ में तो आना ही चाहिए। अदर देन द चैप्टर हमें ये बात समझ में आनी चाहिए यार ये करना कैसे है हमारे को। तो देखो समझते हैं, एक बंदा है, एक डीलर है, डील्स विद फैंस एंड द स्विंग मशीन। आप अपने आप को एक शॉपकीपर मान के चलें, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का गेम है तो अपने आप को शॉपकीपर मान के चलेंगे तो जल्दी पकड़ पाएंगे। मान लीजिए मैं डीलर हूं और मैं 2 तरह के जो प्रोडक्ट्स में डील करता हूं। नंबर 1 फैन, दूसरा स्विंग मशीन। फैन पंखा जो हमारे घरों में चलते हैं, स्विंग मशीन जिसको हम धागा सीलने वाली या फिर सिलाई मशीन बोलते हैं। क्लियर है बात? तो एक डीलर हूं मैं जो 2 तरह के प्रोडक्ट्स में डील करता है, फैन और स्विंग मशीन, और मेरे पास इतने रुपए हैं जेब में 5760 रुपीज इज इन माय पॉकेट। आई वांट टू इन्वेस्ट इट इनटू द शॉप में मेरे पास 2 ही प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये दोनों चीजों में ही पैसा लगाऊंगा और कल को सामान बेचूंगा मार्केट में तो मुझे प्रॉफिट होगा। बस यही तो सिंपल सी बात है। तो देखो मेरे जेब में 5760 हैं और मेरे को बोला गया भैया जो आपके पास स्टोर है ना, मेरा जो स्टोर है, जो मेरी शॉप है, या फिर उसमें जो जगह है ना, शॉप में जो जगह है उसमें मैक्सिमम 20 आइटम आ सकती हैं। 20 आइटम, 20 प्रोडक्ट रखे जा सकते हैं, है ना। 20 आइटम मिला के फैन और स्विंग मशीन को मिलाकर मैं 20 आइटम वहां पर रख सकता हूं। अलग अलग नहीं बोल रहा मैं, दोनों को मिलाकर, या तो 20 की 20 मशीन रख लूं या 20 के 20 फैन रख लूं, या दोनों को मिला के कि 10 वो रख लो, 10 वो रख लो, 5 वो रख लो, 15 वो रख लो, 10 वो रख लो, फिर 10 वो ही रखने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? 20 सामान रखने की, यानी कि जो मेरे पास प्लेस है उस पर सिर्फ 20 तरह के गुड्स 20 प्रोडक्ट रखे जा सकते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये कहा ठीक है भाई इतने पैसे मेरी जेब में और वहां पर हम 20 आइटम्स को रख सकते हैं, तो जो फैन है ना उसकी कॉस्ट है इतने रुपए, एक फैन इतने का आता है, एंड जो स्विंग मशीन की कॉस्ट है वो है 240 रुपीज, और एक सिलाई मशीन 240 रुपीज की आती है, याद रखना है आपने। और ही एक्सपेक्ट्स टू सेल अ फैन एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹22। अगर मैं फैन ले आता हूं ना तो मैं अगर इसको बेचता हूं तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मैं इसको एक फैन को बेचकर मैं इतना प्रॉफिट कमा लूंगा, मतलब 360 तो मुझे पड़ रहा है और 22 इस पर मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 360 प्लस दिस। ये तो बात ऑब्वियस है सर, है ना। अच्छा इसी तरह से कहता है स्विंग मशीन इतनी की पड़ रही है, और अगर मैं इसको मार्केट में बेचता हूं, स्विंग मशीन SM है ना, इसकी जो नोटेशन है इसको मैंने एक्रोनिम ये लिया हुआ है, तो इसको मैं 18 रुपए पे बेचता हूं, प्रॉफिट आता है मेरे को इतना। ठीक है, पड़ मेरे को घर में इतने के रहे हैं, लेकिन मैं इतने प्रॉफिट पर बेच सकता हूं अपनी दुकान से। तो कहता है assuming that he can sell all the items, assume कर लो सारी आइटमें बेच दी गई हैं। हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी, किस तरह से मैं अपनी मनी को इन्वेस्ट करूं टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सॉल्व इट ग्राफिकली। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? अब देखो ध्यान से समझना, दोबारा से बोल रहा हूं।
मैं एक शॉपकीपर हूं, दो तरह के आइटम्स में डील करता हूं जिसका नाम है फैन और स्विंग मशीन, और मेरी जेब में 5760 रुपीज हैं जिसको मैं अपनी दुकान में लगाना चाहता हूं। मैंने कहा यार माल भर लेते हैं, अपना शॉप को पूरा भर लेते हैं। तो पता लगा कि यार जो मेरा स्टोर है ना उसमें तो 20 ही आइटम रखी जा सकती हैं, तो 20 आइटम मैं लेके आऊं और पैसा मुझे खर्च करना है इतना पैसा लगा सकता हूं, इससे ज्यादा तो है नहीं पैसे, या तो इतना लगा दूंगा, इससे कम लगाऊंगा, तो 20 आइटम मैं ला सकता हूं, इससे ज्यादा भी नहीं ला सकता, है ना। ये कंडीशन है, ना तो इससे ज्यादा पैसा खर्च कर सकता, ना इससे ज्यादा आइटम ला सकता, कम ला सकता हूं, 20 तक रख सकता हूं मैं। अब मेरे को पता लगा जो पंखे की कॉस्ट है वो इतनी है और जो सिलाई मशीन की कॉस्ट है वो इतनी है। अगर मैं फैन अगर अपने पास लाता हूं तो जो फैन होगा ना मैं 360 प्लस 22 करके बेच सकता हूं, मतलब उसमें प्रॉफिट आ जाएगा 22 रुपए का। सेम वे जो स्विंग मशीन है 240 रुपीज की है, उस पर मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं 18 का। तो मुझसे ये कहा गया है, एज्यूम कर लो आपने सारी आइटमें बेच दी 20 की 20, ठीक है। तो कहता है हाउ शुड यू इन्वेस्ट हिज मनी, हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बात समझ में आई आप लोगों को? क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, बिल्कुल रियल टाइम है, बिल्कुल रियल टाइम। अब ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने कहा सर सबसे ज्यादा प्रॉफिट देख लो किस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है या इस पर हो रहा है? सर मुझे दिख रहा है इस पर बहुत प्रॉफिट हो रहा है, 22 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक काम करो, आपकी जेब में कितने पैसे थे? 5760, सारे के सारे फैन भर लो ना भाई, 20 के 20 फैन भर लो सर, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 5760 डिवाइड बाय कितना 360, 0 से 0 कट जाएगी। अच्छा इसको काट लें सर, 36 1 जा 36, 2 1 तो 36 6 जा 216, तो 16 आइटम्स आ जाएंगी मेरे पास। 16 आइटम्स मतलब फैंस, है ना। नंबर ऑफ फैंस मैंने निकाल दिया ना यहां से, नंबर ऑफ फैंस। भाई मेरे पास टोटल पैसे कितने थे? इतने, और एक पंखा आता है इतने का, तो मैंने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ फैंस आ गए ना, 16 फैन आ गए। 16 फैन में रख सकता हूं अपने वेयर हाउस में? हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो 16 फैन आ गए। सर एक फैन पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं तो सर एक फैन पर प्रॉफिट होता है 22 रुपए का, तो 16 गुना 22 टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट ऑन फैंस, है ना। तो 16 2 जा 32, 3 32 और 3 35, इतने रुपए आपने प्रॉफिट कमा लिया सर। देखो ध्यान से, ये भी सर ठीक है, 352 रुपीज आपने प्रॉफिट कमा लिया, है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था इस पर, हमने कहा 352 रुपए कमा लिए हमने, है ना। एक बंदा और आया, उसने कहा सर एक काम करते हैं ना, आप कह रहे हो 22 रुपए का इस पर प्रॉफिट हो रहा है, आपने ज्यादा प्रॉफिट वाले को रख लिया, 20 के 20 वही आइटम रख ली। ये देखो ना सर, ये तो कम का पड़ रहा है, ये तो 240 रुपए का पड़ रहा है। अगर ये प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है तो है भी तो महंगा, ये प्रॉफिट कम दे रहा है तो है भी तो थोड़ा सस्ता। तो एक बार इस पर चेक कर लो ना, सारी की सारी आइटम यही भर लो ना दुकान के अंदर। तो हमने कहा चलो ये देखते हैं, 5760 डिवाइड बाय 240, है ना। तो ये क्या है? नंबर ऑफ स्विंग मशीन, नंबर ऑफ स्विंग मशीन। इसको 0 से काटोगे, 24 इंटू 24 होता है 576। तो ये कितनी आइटम आ गई सर? 24 आइटम्स। ये कौन है सर? स्विंग मशीन है। क्लियर है बात? अब देखो टोटल प्रॉफिट ऑन स्विंग मशीन, एक स्विंग मशीन पर प्रॉफिट होता है 18 रुपए, तो 24 पर कितना होगा? 24 इंटू 18 4 जा 72, 7 18 2 जा 36 और 7 43। अरे सर ये तो और भी ज्यादा हो गया, तो सर ये भरने चाहिए। ये भी बात ठीक है सर, ये तो सर कम प्रॉफिट दे रहा है जब मैं ये। अच्छा सर एक दिक्कत और भी तो है, अभी आपने एक चीज और नहीं देखी सर आपने कहा 24 आइटम्स आ गई, यहां आई थी 16 आइटम, तो जो मेरे पास वेयर हाउस है उसमें कितनी आइटम रख सकता हूं? 20। तो सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि 20 आइटम या 20 से कम रखनी है। ये 24 आइटम कैसे रख दोगे आप? रख ही नहीं सकते। तो रखूंगा कितनी? तो सर ये भी गलत है, ये भी गलत है। रखूंगा कितनी? 24 आइटम तो मैं ला ही नहीं सकता ना। तो सर 20 आइटम आप ले आओ बस। एक आइटम पे 18 रुपीज का प्रॉफिट, तो आ गया 360 रुपीज। तो सर ये भी ऑप्शन ठीक है, इससे तो ठीक है। रीजन क्या है? मैंने 20 आइटम के तो पैसे लगाए और 18 के हिसाब से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ जो इससे ज्यादा है। और सर 20 ही 4 जो आइटम के जो पैसे थे वो तो जेब में रह गए ना। बात समझे? अगर मैं इतने पैसे डिवाइड बाय ये 240 करता हूं स्विंग मशीन का, एक स्विंग मशीन का प्राइस, तो आइटम के तो इतने पैसे हैं, लेकिन मैं इतनी तो रख ही नहीं सकता। तो 4 आइटम के जो पैसे हैं, 4 इंटू 240 मतलब 24 इंटू 4 कितना होता है? 96, राइट। तो 960 रुपीज तो मेरी पॉकेट में अभी भी है और मैं प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रहा हूं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है।
ये ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर एक बात बताओ, जो 960 आपकी जेब में रह गए उसका करोगे क्या? वो तो उतने ही रह जाएंगे, और इन्फ्लेशन इस तरह का है कि कल को तो घटने लगेंगे। भाई जो सामान आज 960 रुपए में 1000 रुपए में आता है, 1 साल बाद वो 1000 में तो नहीं आएगा ना, तो मतलब वो तो घट रहे हैं, तो सर उसको भी इन्वेस्ट करो। तो उसने ये कहा एक काम करो ना सर, 10-10 आइटम खरीद लें। जब चेक करते हैं भाई, बात समझे। सबसे पहले एक बंदे ने कहा 5760 है, 5760 को आप एक काम करो, मेरे को ये पता लग गया 5760 से कि एक 16 आइटम है ना। मैं एक काम ये करता हूं सर कि है ना 10 आइटम 10 तो फैन खरीद लेते हैं, 10 ले आते हैं फैन। तो 10 फैन कितने के आएंगे? 10 इंटू 360 मीनिंग 3600। अब मेरी जो पॉकेट में पैसे कितने बचे हैं सर? अब मेरी जो पॉकेट में पैसे बचे हैं ना 5760 माइनस दिस, बचे कितने हैं सर? देखिए 67 में से 6 गएगा 1, 5 माइनस 3 2, ये पैसे बचे हैं 2160। अब 2160 में मुझे क्या खरीदना है? स्विंग मशीन। तो स्विंग मशीन कितनी आएंगी 2160 में? एक स्विंग मशीन कितने की है? 240 की। तो 2160 डिवाइड बाय 240, 0 से 0 25 9 जा, तो सर 9 स्विंग मशीन आ जाएंगी, 9 इंटू 240। चेक करो, बात समझने की कोशिश करें। मैंने क्या किया, एक बार तो एक बच्चे ने कहा कि सर सारे के सारे ना फैन खरीद लो, तो प्रॉफिट उतना आया। फिर एक ने कहा कि नहीं प्रॉफिट उसमें कम तो है लेकिन लागत भी कम लग रही है ना, पैसा भी कम लग रहा है ना, हमारे को पैसा भी कम देना पड़ रहा है, तो ये खरीदो ना। तो पता लगा 24 आइटम आई, लेकिन मैं 24 आइटम वेयर हाउस में रख नहीं सकता, तो 20 आइटम रख सकता हूं, तो प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से गिनूंगा, तो 4 आइटम का पैसा जेब में रह गया। एक तरीका ये भी हो सकता है। एक बच्चे ने कहा सर जो पैसे जेब में रहेगा उसका कुछ बनेगा तो नहीं ना, तो एक काम करते हैं इन दोनों को मिक्सचर खरीद लेते हैं। तो 10 फैन तो आपने खरीद लिए, मान लो मैंने 10 फैन खरीद लिए, मैंने कहा 10 फैंस एंड मैंने हिसाब लगाया, इसको चेक किया मैंने, इसमें मैथ्स लगाया अपना, तो पता लगा 9 स्विंग मशीन खरीद सकते हैं। जो पैसे बच गए थे 10 फैन मैंने खरीदे। सबसे पहले मैंने फैन खरीदने गया, मैंने कहा भाई 10 फैन दे, है ना, अपने फैक्ट्री ओनर के पास गया, मैं शॉपकीपर हूँ, फैक्ट्री के पास गया, मैंने कहा भाई 10 फैन दे दो मेरे को, या फिर मैं होलसेलर के पास गया, उसने कहा जी लाओ 3600। अब मेरी पॉकेट में कितने पैसे रह गए सर? इतने रह गए, तो इतने में मैं कितनी स्विंग मशीन खरीद सकता हूँ? मैंने वो हिसाब लगाया तो पता लगा 9 स्विंग मशीन खरीद सकते हैं। तो अब मेरी जेब में 10 फैन है, या मेरे वेयर हाउस में 10 फैन है, तो प्रॉफिट तो 10 फैन पर आएगा ना। एक फैन पर कितना प्रॉफिट आता है सर? 22, तो प्रॉफिट हो गया 220 रुपीज। और सर 9 स्विंग मशीन भी तो है, तो 9 इंटू 18, तो 18 9 जा 162 रुपीज, तो इन दोनों को ऐड किया तो 382 रुपीज। चेक करो, अरे सर ये तो और भी बढ़िया है। अभी भी देखो कितनी आइटम आई, 10 और 9 19। मेरे वेयर हाउस में कितने जगह थी रखने की? 20, तो आइटम तो ठीक आ गई। वेयर हाउस में या स्टोर में मेरे पास जगह थी 20 रखने की, 19 आइटम रख पा रहा हूं ना। 19 आइटम रखने पर सर ये तो बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है और पैसा भी सारा इन्वेस्ट हो गया। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को सोचना है। यही वो क्वेश्चन कह रहा है, एज्यूम दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स, हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी, किस तरह से मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। कितनी कितनी आइटमें मैं जेब में लाऊं, या कितनी कितनी आइटमें मैं अपनी स्टोर में रखूं, अपने वेयर हाउस में रखूं, अगर मेरे पास टोटल स्पेस 20 आइटम्स का ही अवेलेबल है। बात समझ रहे हैं कि एक बार हमने सोचा सारे फैन ले लो, हमने कहा नहीं उसमें प्रॉफिट कम आ रहा है, फिर हमने कहा नहीं इस बार देखते हैं सारे के सारे स्विंग मशीन ले लो, तो सर प्रॉफिट तो आया लेकिन उससे ज्यादा आया। लेकिन हमने एक काम और किया, हमने कहा इसमें सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ था, कुछ पैसा जेब में रह गया, तो सारा इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ज्यादा आना चाहिए। तो सारा पैसा कब इन्वेस्ट हो रहा है? जब मैं मिक्सचर ले रहा हूं, तो मिक्सचर में और बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, तो सर ये अच्छा है ना मेरे लिए। मैं तो शॉपकीपर हूं, मुझे तो बेचनी है आगे पीछे सामान, तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे नहीं पता कि 10 फैन और 9 स्विंग मशीन पर ही मैक्सिमम आएगा, हो सकता है यहां पर मैं 8 कर दूं, यहां पर कुछ और आ जाए, तब और अच्छा प्रॉफिट आ जाए। मुझे नहीं पता भाई कितना होगा, यहां हो सकता है 10 स्विंग मशीन हो जाए, तो अभी कुछ नहीं पता। तो इनको हमने करना है बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को? ठीक है, तो मैं अब इसको रब करता हूं और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम करेंगे कैसे, इनको किस तरह से हम स्टार्ट देंगे। देखिए इन वर्ड प्रॉब्लम्स को ना हम सबसे पहले हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे। इन प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे। पहले मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कैसे सर? देखिए मैं ना एक टेबल बनाऊंगा, हर क्वेश्चन में बनाएंगे हम लोग टेबल। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे कि हमें करना क्या क्या है। ठीक है, मेरे पास 2 आइटम्स हैं। देखो मेनली मेरे पास 2 आइटम है, कौन कौन सी?
फैन और स्विंग मशीन, दो है मेरे पास, एक तो है सर फैन और दूसरा है स्विंग मशीन। इस पर भी हम बॉक्स ही ले लेते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आनी चाहिए बेटा। मेरे पास दो आइटम है, फैन और स्विंग मशीन, और कहता क्या है मेरे पास ही हैज इन्वेस्टेड रुपीज दिस मच टू इन्वेस्ट एंड द स्पेस फॉर एट मोस्ट फॉर 20 आइटम्स इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, और फिर क्या कहता है द फैन कॉस्ट रुपीज दिस मच, स्विंग मशीन कॉस्ट रुपीज दिस मच, और ही एक्सपेक्ट टू सेल अ प्रॉफिट ऑफ दिस दिस दिस। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो प्रॉफिट है मुझे 22 रुपए मिलता है और प्रॉफिट है किस पर, स्विंग मशीन पर, वो 18 रुपए मिलता है। तो सर जो मेरे को ये नहीं पता ना कि मैं आइटम्स कितनी लाऊं, है ना, आइटम्स का ही तो दिक्कत आ रही है। आइटम कौन है यहाँ पे, फैन और स्विंग मशीन, तो मैं लेट करूंगा हमेशा, लेट द एक्स फैंस बी परचेज्ड। ठीक है, या अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इनटू एक्स फैंस, है ना, सेम एंड वाई स्विंग मशीन्स बी परचेज्ड। तो बात समझना, मेरे को अभी पता ही नहीं है मुझे फैन कितने खरीदने हैं, तो मैंने कहा फैन एक्स लेने हैं, स्विंग मशीन वाई लेनी है। बात समझे? और मेरे को ये पता है कि मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूं ना, तो मेरे पास जो मैक्सिमम स्पेस है वो 20 का ही स्पेस है। चेक करो, है ना, मैं एक्स और वाई को मिलाकर कहां कितने रख सकता हूं, स्पेस है मेरे पास 20 आइटम्स का। क्लियर हो रही है ना आपको ये बात? आगे चलते हैं। आगे कहता है जो फैन है ना, एक फैन कॉस्ट करता है 360 रुपीज की। जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग यहां पर आप हेडिंग डालेंगे और फिर यहां पर लिखेंगे एक फैन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, फैन की कॉस्ट 360 रुपीज, राइट। अच्छा, इसी तरह से स्विंग मशीन की कॉस्ट कितनी है सर, 240 रुपीज। चेक करें, है ना, अगर आपको कॉस्ट के लिए लिखना है तो आप इसके पीछे इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे आपको पता लगे रुपीज की बात हो रही है ना, ये नोटेशन है। ही एक्सपेक्ट्स टू सेल ए फैन ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस। और सर यहां पर मैं प्रॉफिट का भी एक सेक्शन बना लेता हूं, तो प्रॉफिट क्या कहता है, ये तो है 22 रुपीज का प्रॉफिट और ये है 18 रुपए का प्रॉफिट, और ये मुझे मैक्सिमम करना है। ये मुझे क्या करना है, मैक्सिमम। चेक करो लास्ट लाइन, ये मुझे मैक्सिमम भी करना है सर, है ना। अच्छा, अब आप और चीज देखिए, 360 रुपीज तो कॉस्ट आती है एक फैन की और 240 रुपीज कॉस्ट आती है एक स्विंग मशीन की, लेकिन मेरी जेब में पैसे कितने टोटल सर, 5760। ये पैसे मेरे पॉइंट जेब पर है। क्लियर है बात? अब देखिए ध्यान से, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि मेरे को अपना जो प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो इसको हम z से फंक्शन z लेते हैं इक्वल टू, देखिए मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। प्रॉफिट कितना है, एक पर प्रॉफिट होता है 22 का, तो x आइटम पर कितने का प्रॉफिट होगा, मैंने कहा एक आइटम है मेरे पास, एक आइटम पर प्रॉफिट होता है 20 रुपए का, 22 रुपीज का, तो दो आइटम पे कितने हुआ, 2 × 22। क्या आइटम पता है मुझे कितनी फैन मुझे लेनी है और कितनी स्विंग मशीन में मुझे इन्वेस्ट करना है, नहीं। तो सर जो प्रॉफिट होगा 22 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स, है ना, एक आइटम पर 22 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो x आइटम्स पर होगा सर 22x प्लस 18 इंटू वाई, 18 इंटू वाई। क्लियर है बात? मेरे को ये मैक्सिमम करना है, हम इस तरह से मैक्सिमम फंक्शन को लिखते हैं प्रॉफिट को। इसके बाद हम एक लाइन लिखते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, है ना, आपने लिखना तो कंस्ट्रेंट्स ही है बेटा, इसको हम कंडीशंस भी बोलते हैं, कंडीशंस, है ना, कि मेरे पास और कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन है मेरे पास कुछ। क्या पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों आइटम ही x और y, जब दो आइटम है इन दोनों का जो सम है जो स्टोर में रखा जाना है वो 20 या तो 20 हो जाए या 20 से कम हो जाए। तो हमको इस इनइक्वालिटी से लिखना है, इसको हम इसको कैसे लिखेंगे, इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये दोनों आइटम्स मिला के, x कौन है फैन और y कौन है स्विंग मशीन, ये दोनों आइटम मिला के उस स्टोर में या तो 20 हो जाए या 20 से कम हो जाए। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल रियलिस्टिक प्रॉब्लम है जिसको मैं मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास इक्वेशन, एक और इनइक्वालिटी दी हुई है, क्या कहता है, एक फैन की जो कॉस्ट है ना वो 360 रुपीज है, तो
एक्स फैन की कॉस्ट कितनी आएगी, मुझे पता है कि मुझे कितने खरीदने हैं, कोई तो ढूंढ रहे हैं सर। तो मैंने कहा चलो एक फैन अगर 360 रुपए का आता है तो एक्स फैन आएंगे 360 इंटू एक्स। सेम वे एक स्विंग मशीन 240 रुपीज की आती है तो वाई स्विंग मशीन कितने की आएंगी 240 वाई, है ना। और देखो ध्यान से देखना ये क्या है, एक स्विंग मशीन अगर 360 रुपए की है 360 की, तो 360 हो गया, मान लो एक ही लेके आए और एक ये लेके आए तो ये कितना हो गया 240, है ना। तो ये कितना आएगा 36 और 24 कितना देगा सर 600। तो पैसे कितने खर्च हुए 600 रुपए, ये रुपीज आ गए ना भाई, ये कॉस्ट ही तो आ रही है सारी, ये कॉस्ट ही तो आ रही है सर, है ना। लेकिन मेरी जेब में पैसे कितने हैं 5760, तो सर मैं मैक्सिमम ना 5760 तक जा सकता हूं मैक्सिमम, इससे ऊपर मेरी जेब में पैसे ही नहीं है। तो ये जो आइटम आप लाओगे ना, जो टोटल ये कॉस्ट निकाल रहे हो, या तो आप इतनी निकाल देना या इससे कम निकाल देना, इससे ऊपर पैसे नहीं है पॉकेट में। बात समझ रहे, एट द मोस्ट इतने ही पैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, इससे ऊपर नहीं है। इन्हीं को बोलते बेटा रेस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट्स। बेटा कंस्ट्रेंट्स का मतलब भी एक टेक्निकल वर्ड है जो अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब भी कंडीशन ही होता है। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अगर ये वाली कंडीशन देखते हैं तो ये तो कंडीशन है आइटम्स के ऊपर। पहली कंडीशन जो है, पहला कंस्ट्रेंट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट बिलोंग टू आइटम्स, कि आइटम मैक्सिमम 20 रखी जा सकती है स्टोर में। जो दूसरा कंस्ट्रेंट है वो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि मैक्सिमम इतने रुपए का ही सामान ला सकते हो, इतने ही रुपए के फैन और स्विंग मशीन ला सकते हो, इससे ऊपर मत चले आना क्योंकि है ही नहीं। अच्छा, एक कंस्ट्रेंट आपको अपने आप से लिखना होता है जो आपको याद आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, है ना, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। बात समझ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। क्यों सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा क्यों? देखो या तो x 0 हो जाए या x 0 से बड़ा हो, या y 0 हो जाए y 0 से बड़ा हो। और x और y क्या है सर? आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। आप बताओ, मैं बाजार गया, मैं ये कह सकता हूं -3 आइटम्स खरीद के लाया? नहीं। हाँ, 0 मतलब कुछ नहीं लाया, वो हो सकता है। मैंने कहा 0 से ऊपर, बिल्कुल ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट्स आपको अपने आप लिखने हैं, ये कॉमन सेंस है। और ये नहीं लिखे ना आपने बेटा, तो हमने तो ऐसा भी देखा है मार्किंग के अंदर पूरे क्वेश्चंस को कट ऑफ कर देता है। ये लिखना मैंडेटरी है, मैंडेटरी, हर बार आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, एक बात और याद कराता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, यहां से देखना स्टार्ट करो। बेसिकली यही देख लो, चाहे आप इतना ही देख लो, ऐसा कुछ आपको याद आएगा क्लास 11th में, लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो ये लीनियर क्यों है, अब मैं बात करूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग पर। देखो ध्यान से समझना, ये लीनियर क्यों है? क्योंकि सर जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई है ना सर, यहां पर भी देखो एक्स वाई, ये तो ये तो है लीनियर इक्वेशन। और ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हाफ प्लेन को। इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंट करती है प्लेन को, हाफ प्लेन को, और इक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को, है ना। ये फर्क होता है, इक्वालिटी से तो आपके पास लाइन आती है क्वाड्रेंट में, और इनइक्वालिटी से आपके पास एक पोर्शन आता है। याद करने की कोशिश करें, जब आप पढ़ रहे थे लीनियर इनइक्वालिटीज तो उसमें आप एक शेडेड पोर्शन बोलते थे। तो इनइक्वालिटीज तो हाफ प्लेन देती हैं, हाउएवर इक्वालिटीज आपको एक लाइन देती हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे को बात करनी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पर। तो सर जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है ना, ये तो बात समझ में आ गई लीनियर क्यों है, क्योंकि या तो लीनियर इक्वेशन की बात करेगा या लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेगा। अब प्रोग्रामिंग का मतलब है बेटा प्लान ऑफ एक्शन, मुझे क्या एक्शन लेना है। ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक वर्ड प्रॉब्लम थी, इस वर्ड प्रॉब्लम की मैंने प्रोग्रामिंग की, देख लो ये है ना, मैंने कुछ एक्शन लिया, प्लान बनाया कि यार करना कैसे, इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेट किया जिससे कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊं। और इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इसी को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को LPP से भी बताया जाता है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। देखो आपको एक चीज और याद दिलाता हूं, AODA नाम का आपने चैप्टर पढ़ा क्लास 12th में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां पर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस निकालते थे, वो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती थी। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज, मतलब इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है मैंने अपने रिसोर्सेज को। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊं,
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? जो मेरी जेब में पैसे हैं और जो मेरे पास स्टोर अवेलेबल है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमाइज लॉस। समझ रहे हैं? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन of resources to earn maximum profit or minimize loss। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, एओडी में जब हम मैक्सिमम मिनिमम करते थे उनको भी हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही बोलते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक बात और बता देता हूं, यहां पर ना हम ऑप्टिमल वैल्यूज ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? ऑप्टिमल वैल्यूज। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यूज आर द वैल्यूज जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज आएंगी हमारे पास। ऑप्टिमल वैल्यूज जहां पर, जिन वैल्यूज पर, ऑप्टिमल वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑन विच जो प्रॉफिट होगा ना मेरा या लॉस होगा वो मिनिमम होगा। ऑप्टिमल वैल्यूज मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यूज, मतलब सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक्स और वाई की वैल्यूज, ऑप्टिमल वैल्यूज का मतलब क्या है? एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिनको मैं यहां पर रखूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिससे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आएगी हमारी। समझ रहे हैं आप बात? जिससे हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। याद रखना है आपने ये सब चीजें। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि है ना, अब आप जानते हैं कि एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर ऑप्टिमल वैल्यूज। ऑप्टिमल वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑन विच योर प्रॉफिट फंक्शन या फिर जो भी आपका फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन, वो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा है वो हो सके। मैक्सिमम यहां पर, हाँ हमें z क्या करना है? मैक्सिमम करना है। चेक करो क्वेश्चन में हमारे को करना क्या है? ही शुड इन्वेस्ट हिज मनी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमम लिखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा यहां पर प्रॉफिट की जगह पर कॉस्ट फंक्शन होगा तो कॉस्ट को मैक्सिमम नहीं करा करते, मिनिमम करते हैं। मेरी जेब से कम पैसा लगे, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। समझ आ रही है आपको बात? तो आप याद रखेंगे कि ऑप्टिमल वैल्यूज एक्स एंड वाई के वो सॉल्यूशंस या वो वैल्यूज जो मेरे प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम कर दे उसको हम ऑप्टिमल वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स जहां पे हमें इफेक्टिव यूज करना होता है अपने रिसोर्सेज का, अवेलेबल रिसोर्सेज का, जिससे अगेन मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। क्लियर है बात? या लॉस मिनिमम हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप याद करें इसको हम सॉल्व कैसे करते थे सर? भाई ये तो हमें मैक्सिमम करना है तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू हम निकालेंगे, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो हम यहां रख देंगे, हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। तो ध्यान से समझना हम करेंगे कैसे। अब हम यहां पर याद करें, इसको बिल्कुल वैसे ही चलाना है लीनियर प्रोग्रामिंग की तरह से। यहां पर फर्क क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग से कि आपको ये चीजें पहले से नहीं देगा, आपको यहां से डिपिक्ट करनी है ये। उसके बाद आपके पास एक जो आप क्लास 11th में शेड करते थे, यानी कि आप क्वाड्रेंट्स में एरिया बनाते थे, शेडेड पोर्शन आता था, वो काम आपने करना है। लेकिन हम फाइनल कंक्लूजन नहीं देते थे, इस बार हमें कंक्लूजन भी देना है। चेक करें कैसे। मेरे पास एक इनइक्वालिटी ये है, बिकॉज x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20 एंड 360x प्लस 240y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5760। क्लियर है? तो यहां पर देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करा दूं, किससे करा सकते हैं सर? 24 से तो नहीं, 18 से करा दें। 18 से भी क्यों, 180 से करा दो। देखो डिवाइड बाय 180 तो ये आएगा 180 इंटू 2, 180 नहीं यार 12 से कराओ, 120 से कराओ, 120 ठीक रहेगा है ना, 120 से। तो ये कितना आएगा? 120 इंटू 3, 3x, ये 2y, और ये देखिए 0 तो कटी जाएगी, 12 4 जा 48, 9 12 8 जा 96। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इनइक्वालिटी आ गई। अब मैं इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करता था? लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। मैं इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में तब्दील करता हूं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। अब मैं पासिंग पॉइंट निकालता हूं। पासिंग पॉइंट कैसे? याद करें आप, ये करते थे काम, यहां पर x लिखेंगे, यहां y लिखेंगे। दो, मेरे को अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे दो पासिंग पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y आएगा 20, अगर मैं y को 0 रखूंगा तो x आएगा 20। ये तो इजी है सर। सेम वे मैं इधर भी निकालता हूं क्या? 2 पासिंग पॉइंट। चेक करें कैसे निकलेंगे सर? ये x, ये y। देखिए ध्यान से, अगर मैंने x को 0 रख दिया तो y आएगा 24, अगर मैंने x को 0 रखा तो y आएगा 24, अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x आएगा 16। चेक करो आप, समझ आ रही है आपको ये बात? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों लाइंस को
इन दोनों लाइंस को, ये लाइन है ना क्योंकि इक्वल का साइन आ गया, जब इनइक्वालिटी हमें चेक करनी होगी तब हम प्लेन की बात करेंगे, अभी तो ये लाइन है सर। तो सर अब हम इन्हें ग्राफ पर चेक करेंगे। देखिए कैसे, एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक लेंगे वाई एक्सिस। देखिए ध्यान से 0, और सर यह कितने कितने का गैप है, देखिए 4 का गैप पे बिल्कुल ठीक आएगा ये, है ना। तो यहां 4 ले लिया मैंने, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 20, 24, है ना। 24 मैक्सिमम जाना है हमें, एक्स पर तो जाना ही है 20, तो कोई बात नहीं। 4, 8, 16, 20, 24 एंड 28 भी मैंने ले लिया। चेक करवाओ, ठीक है। ये मेरे पास होता है एक्स एक्सिस और ये मेरे पास होता है वाई एक्सिस। अच्छा बेटा आपको अच्छे से पता है सर, आपने इधर क्यों नहीं लिख रहे हैं, इधर लिखना चाहो लिख लो आप 1-2 एंट्रीज, लेकिन आप समझे ना, ये एक्स भी कहता है 0 से बड़ा और वाई भी कहता है 0 से बड़ा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है सर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है यार। इतनी तो आपको पता लग ही जाना चाहिए, हमने तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नाम का चैप्टर भी पढ़ दिया जिसमें पढ़े ग्राफ है, तो इससे ही समझ आ जाना चाहिए कि हर बार जो डायग्राम जो बनेगी ना हमारे पास शेडेड पोर्शन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला है, किसी और में बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए x0 y20, x0 y20 ये पॉइंट होगा और x20 y0 ये वाला पॉइंट होगा। तो सर इनको हम मैच कराएंगे, है ना। तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई वो x प्लस वाई इक्वल टू 20, उसको आप नीचे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 20 लिखना है बेटा, क्योंकि मैंने अभी लाइन बनाई है, प्लेन नहीं बनाया। बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वल है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे यहां से भी एक लाइन बनेगी x0 y24, x0 y24, है ना, और x16 y0, सर एक ही लाइन बनेगी। तो मेरे पास जो लाइन बनी वो ये बनेगी, और इसका लाइन का नाम क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 48, या फिर आप इससे ये लाइन भी लिख सकते हैं, वरना ये भी लिख देंगे तो भी गड़बड़ती है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना, मेरे को क्या पता लगा कि मेरे को है ना, अब ये तो ठीक है सर, लाइन तो बन गई, मुझे अब शेडेड पोर्शन की भी बात करनी है। तो आप याद करें शेडेड पोर्शन चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हम पुट करते थे, पुट देखो 0 0 रख के देखते हैं, पुट 0 0 इन लाइन 1 इन x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 20, है ना, और फिर पुट करेंगे अगेन 0 0 इन विच इक्वेशन, ये वाली सर, यहाँ ये वाली में रखो या ऊपर वाली में, जिस मर्जी में रखो, 3x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 48। ध्यान से देखना, अगर मैं 0 0 को इसमें रखता हूं तो 0 प्लस 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 20, तो 0 छोटा होगा 20 से, यस सर इट इज ट्रू। इसी तरह मैं यहां पर रखता हूं 0 प्लस 0 स्मॉलर देन 48, तो 0 स्मॉलर होगा 48 से, यस सर ये भी बात ट्रू है। अगर ये दोनों बात ट्रू हैं तो जो शेडेड पोर्शन होगा, देखो पहले इस लाइन की बात करते हैं, x प्लस वाई, ये वाली लाइन है, 0 0 पॉइंट इज दी राइट पॉइंट, तो जो शेडेड पोर्शन आएगा वो इस तरफ आएगा, है ना, लाइन के इस तरफ आएगा, लाइन के इस तरफ आएगा, जहां पर मैं एरो लगा रहा हूं, चेक करो, उस तरफ नहीं आएगा। दैट इज द रीजन जो इनइक्वालिटी होती है वो हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अगर मेरे पास ये प्लेन है और ये लाइन है, तो जो शेडेड पोर्शन आया वो ये आया हाफ प्लेन, उस तरफ का प्लेन नहीं। तो ये जो लाइन है इसके नीचे का पूरा प्लेन शेड होगा। वो अलग बात है कि इस इनइक्वालिटी की वजह से मैं इन तीनों क्वाड्रेंट में नहीं जाऊंगा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की ही बात करूंगा, वरना इस इनइक्वालिटी का नीचे वाला पूरा प्लेन शेड होता। ये बात समझ में आ रही है। इसलिए कोई भी इनइक्वालिटी, कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है और कोई भी इक्वालिटी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सेम वे अब इसकी बात करते हैं, 3x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 48, तो 0 छोटा है 48 से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 0 0 0 इज सेटिस्फाइड बाय दिस पर्टिकुलर लाइन, है ना। तो जो शेडेड पोर्शन होगा उसमें ये पॉइंट भी आएगा, मतलब इस तरफ हम शेड करेंगे, इस तरफ सर शेड होगा, देखो ध्यान से, इस तरफ, है ना, और सर यहां से ऊपर, नीचे नहीं जाएंगे, नीचे मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये इन क्वाड्रेंट पर आना ही नहीं है ड्यू टू दिस इनइक्वालिटी, राइट। अगेन जो ये वाली लाइन है इसका भी हाफ प्लेन शेड हो रहा है ना, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहे हम, तो ये फिर इनइक्वालिटी एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अब क्या बोलता है कि इन चारों का कॉमन पॉइंट चाहिए मुझे, है ना। मेरे को जो फिजिबल रीजन कैसा होगा सर, इन चारों का कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा, तो सर ये तो कॉमन नहीं है क्योंकि इस एरिया में ये लाइन ये तो शेडेड नहीं कर रहा। सेम वे इस एरिया में भी शेड नहीं हो रहा, चेक करो दोनों कहां पर शेड हो रहे हैं सर, इसमें, और x0 तक वो ये होगा और एक y0 तक वो ये होगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो शेडेड पोर्शन आएगा वो ये आएगा। चेक करो आप, समझ आ पा रही है आपको शेड कैसे करेंगे, हम इस पर शेड करेंगे।
क्लियर है ये बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पोर्शन आया ना मेरे पास, ये वाला पोर्शन जिसको मैं नाम दे देता हूं ABCO, ठीक है? बिकॉज मैं यहां कहां लिखे, यहां लिख देता हूं, बिकॉज शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन ABCO इज द फिजिबल रीजन। ये कैसा रीजन है सर? फिजिबल रीजन। और बेटा एक बात याद रखना, फिजिबल रीजन दो तरह के होते हैं, एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन, ठीक है? एक होता है बाउंडेड रीजन और एक होता है अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड कौन सा रीजन है? बाउंडेड रीजन ये वाला है। तो सर अनबाउंडेड की बात अभी करेंगे, अभी नहीं, इस वाले क्वेश्चन में नहीं। आपको याद दिलाता हूं, देखो ध्यान से, जब आप क्लास 11th में इसी तरह की इनइक्वालिटीज बनाते थे तो एक पोर्शन ये ले लेते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप इस लाइन के ऊपर का भी लेते थे। तो जो फिजिबल रीजन है ना, इस बार वो अनबाउंडेड है, बंधा नहीं हुआ है, और ये बंधा हुआ है चारों तरफ से। चेक करें आप, ये देखिए ध्यान से, है ना? ये एक लाइंस के बीच में आ रहा है और यहां पर ये एक तरह से खुले में है, ये ओपन में जा रहा है। तो ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है। इस बात को क्लियर हो गई? तो सर अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि ये बाउंडेड हो गया, लेकिन सर ये जो बाहर वाला रीजन है ये क्या है? ये जो खाली रह गया ये इनफिजिबल रीजन है। याद रखना है आपने सारी टर्म्स को, दीज आर कॉल्ड इनफिजिबल रीजन्स। ये सब रीजन कैसे हैं? जहां पर शेड नहीं होगी। इस वाले केस में शेड यहां पर नहीं है, तो ये सारा इनफिजिबल रीजन है। जहां भी शेड नहीं है ये सारा इनफिजिबल रीजन है। यहां जो शेड है ये फिजिबल रीजन है। अलग बात है ये फिजिबल बाउंडेड रीजन है क्योंकि बाउंड है, और ये फिजिबल अनबाउंडेड रीजन है क्योंकि अनबाउंड है। क्लियर है बात अच्छे से? तो देखिए बच्चों, ये जो होगा ना, ये वाला रीजन, ये मेरा कैसा रीजन है? फिजिबल और फिजिबल बाउंडेड रीजन, राइट? ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। लेकिन सर ये जितने भी इस फिजिबल रीजन के अंदर आने वाले जो पॉइंट होंगे वो कहलाएंगे फिजिबल पॉइंट्स। फिजिबल पॉइंट्स मतलब इस रीजन के अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट मेरी जो इनइक्वालिटीज हैं, ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको सेटिस्फाई करेंगे। इनको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। रख के दिखाऊं कोई पॉइंट? जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया 4,0, आप यहां रख के देखें, 4 + 0 4, 4 छोटा होगा 20 से, यस सर 40 करेक्ट है। यहां पर रखें 360 × 4 और ये 0, 360 × 4 होता है लगभग 1440, वो इससे फिर से छोटा होगा, ये भी बात करेक्ट है। अब यहां पर रखें 4, 4 बड़ा होगा 0 से, ये भी बात करेक्ट है, और 0 बड़ा नहीं होगा तो इक्वल तो होगा, तो ये भी बात करेक्ट है। तो इसके अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो फिजिबल पॉइंट होंगे। लेकिन सर मेरे को ना वो पॉइंट चाहिए, मुझे वो पॉइंट चाहिए जो मेरे फंक्शन को मैक्सिमम कर दे। मतलब मुझे फिजिबल पॉइंट्स में भी ऑप्टिमल पॉइंट चाहिए। कौन सा पॉइंट चाहिए सर? ऑप्टिमल पॉइंट। बात को समझने की कोशिश करें, मैं क्या बोल रहा हूं। ये फिजिबल पॉइंट तो समझ में आ गए सर। फिजिबल रीजन होगा, ये बाहर वाला इनफिजिबल रीजन होगा। फिजिबल रीजन मुझे पॉसिबल पॉइंट देगा, फिजिबल रीजन मुझे पॉसिबल पॉइंट देगा, और इनफिजिबल रीजन मुझे इम्पॉसिबल पॉइंट देगा। उसकी बात ही नहीं करनी। तो जो पॉसिबल पॉइंट होंगे वो पॉसिबल पॉइंट होंगे जो मेरे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन इनमें से भी मुझे ऑप्टिमल पॉइंट चाहिए। ऑप्टिमल पॉइंट का मतलब है मेरे फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम तक ले जाए, वो पॉइंट मुझे ढूंढना है। तो वो पॉइंट कहलाता है ऑप्टिमल पॉइंट, जो मुझे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम देता है। तो यही चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, बस यही चीज आपके कोर्स में लैक है कि, है ना, वहां पर डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम लिख देता है कि जब भी मुझे किसी भी रीजन के अंदर, फिजिबल रीजन के अंदर, बाउंडेड रीजन के अंदर मुझे ऑप्टिमल पॉइंट ढूंढना है, तो जो रीजन बाउंडेड होगा ना, थ्योरम कहती है जो रीजन बाउंडेड होगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स जो होंगे ना, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट या ओ पॉइंट, इनमें से एक पॉइंट आपका ऑप्टिमल पॉइंट होगा। ये बात समझ आई है नहीं आई? ये सभी पॉइंट इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज द रीजन दे आर फिजिबल पॉइंट। लेकिन इनमें
इन सभी पॉइंट्स में एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा एक्स और वाई होगा जो मेरे इस फंक्शन को मैक्सिमम ले जाएगा। तो वो पॉइंट कौन होगा? हमेशा कॉर्नर पॉइंट होगा। ये थ्योरम कहती है बेटा इसकी डेरिवेशन अभी आपके लेवल पर पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज आपने अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम कॉर्नर पॉइंट्स पर ये चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट, इन कॉर्नर पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट मुझे मेरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है। क्लियर है बात? तो हम चेक कैसे करेंगे? मैं देखिए इसको रब करता हूं थोड़ा सा, फिर मैं इधर बताता हूं हम चेक कैसे करेंगे। देखिए आप एक टेबल बनाएंगे, यहां पर सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे। कैसे सर? देखिए यहां पर आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। क्या लिखेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स। और यहां पर आप लिखेंगे अपना मैक्सिमम फंक्शन जो z है ना, मुझे तो ये मैक्सिमम करना है 22x प्लस 18y, ठीक है। अब आप यहां पर सारे कॉर्नर पॉइंट अपने यहां पर मेंशन करेंगे। कौन कौन से थे सर? ए पॉइंट है हमारे पास, विच इज दिस। ए पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट क्या होगा सर? 16,0 है ना, ये तो हमने टेबल से ही बनाए थे। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है सर 0,0, ये पॉइंट भी पता है सर 0,20 है ना। तो ये तीनों पॉइंट तो लिखे सर। ए पॉइंट तो हो गया सर 16,0, बी पॉइंट क्या हो गया सर 0,0, सी पॉइंट क्या हो गया 0,20 और डी पॉइंट सर, इस पॉइंट को निकालने का क्या मेथड है? टू गेट यहां लिख दें हम, टू गेट द पॉइंट बी सॉल्व इक्वेशंस। कौन कौन सी? x प्लस वाई इक्वल टू 20 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 48। इन दोनों को सोल्व करो और आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 3 से, तो 3x 3y ये हो गया 60, माइनस 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 ये कैंसिल, नेगेटिव y नेगेटिव 12, तो y तो आ गया सर 12। अगर मैं इसको यहां रख दूं तो देयरफॉर x आ जाएगा 8। इसको मैं पुट कर दूं इन फर्स्ट, है ना। तो मेरे को ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी पता लग गया, क्या है ये 8,12। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए डी पॉइंट मैंने ले लिया 8,12। चेक करो ए बी सी ओ, ए बी सी, ए ये मेरे पास ओ पॉइंट है और ये मेरे पास बी पॉइंट है। कैसे भी लिख लो आप, ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। अब रख के देखते हैं इसमें। तो z क्या होगा? देखो सर 22 इंटू 16, 22 मल्टीप्लाई होगा किससे? 16 से, राइट। 22 into 16 plus 18 into 0. Z will be equal to 22 into 0, 18 into 0. Z will be equal to 22 into 0 plus 18 into 20. Z will be equal to 22 into 8 plus 18 into 12. तो अल्टीमेटली जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? मेरे पास ये फंक्शन था, अब इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आएगा? 16 टू 32, 3 16 टू 32 और 3 352 ये रुपीस मेरे पास आ जाएंगे, है ना। ये यानी मेरे को क्या 22 इंटू 16 जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम ये आ गया। z इक्वल्स टू 18 इंटू 0, तो सर ये तो 0 रुपीज ही हो गया, इसका तो फायदा ही नहीं है। 22 इंटू 0, 18 इंटू 20 ये हो गया 360 रुपीज, सर ये भी ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। 22 इंटू 8 होता है 176 और 18 इंटू 12, 12 8 96 9 और ये हो गया 216, तो 2 8 और 1 9 और यहाँ आ गया 492। तो रुपीज कितने आ गए सर यहाँ पर? 492 रुपीज। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ सर अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं 812 तो मुझे प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, तो इस बात का मतलब ये हुआ सर हमें कोई और पॉइंट चेक ही नहीं करना चाहिए था, हमें कॉर्नर पॉइंट में भी इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमेशा मैक्सिमम देगा। ऐसा जरूरी नहीं है, आ गया हाँ 90% केसेस में ऐसा ही आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आपको जरूर चेक करना अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात, इस बात का फर्दर मतलब क्या हुआ? डीलर शुड परचेज, डीलर को क्या परचेज करना चाहिए? एक्स कौन था? फैन कितने परचेज करने चाहिए? 8। और Y कौन था? स्विंग मशीन, वो कितनी परचेज करनी चाहिए? 12। तो डीलर आप लास्ट में लिखेंगे हेंस डीलर शुड परचेज 8 फैंस एंड 12 स्विंग मशीन्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। देख लो आप कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, कि अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि इसको तो वैसे ही सोच लेंगे, ऐसे नहीं सोच सकते। और आपको एक और बताऊं मैं, आप खुद देख लो बेटा ये पढ़ाई कितनी जरूरी है। अगर कोई भी बंदा जो बिना पढ़े बैठ गया है दुकान पर और उसने सोचा चलो भाई मेरे पास तो स्टोर में जगह खाली है और मैं भर देता हूं, आप खुद देखो अपने इर्द गिर्द जो भी स्टोर्स भरे जाते हैं ना वो ऐसे ही भर दिए जाते हैं बिना किसी स्टडी के।
अगर थोड़ा सा माइंड लगा के थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इस तरह से हम सोच के भरेंगे ना, तो आपके पास जो सामान है ना उस पर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप विदाउट कैलकुलेशन या विदाउट एजुकेशन भर देंगे तो कोई काम ही नहीं आएगा। तो आप देख लो एजुकेशन कितना काम करती है। क्लियर है बात? तो जितनी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं आप इनको अच्छे से पढ़ें। और अब हम एक क्वेश्चंस लेंगे जो फिजिबल तो होगा ही होगा, रीजन तो हमेशा फिजिबल आएगा, वो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा उस पर बात करेंगे। अब अनबाउंडेड का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज हो रहा है भाई, एक छोटी सी बात हो रहा है आपके कोर्स में ना, ये क्वेश्चंस जो हैं जो आपके एनसीईआरटी वगैरह में दिए हुए हैं, ये 4-5 मेथड से दिए हुए हैं, 4-5 तरीके से दिए हुए हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, है ना, जो कंपनीज हैं, मैं इनकी बात एक एक करके करता रहूंगा लेकिन मैं फिर भी एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। नंबर 2 एलोकेशन प्रॉब्लम्स, एलोकेशन प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं आपके यहाँ जो हमें लीनियर तरीके से ही सॉल्व करनी है। नंबर 3 डाइट प्रॉब्लम्स, है ना, डाइटिशियन, जहां पर वो हमारे को कहेगा कि भैया हर दवाई में न्यूट्रिशन भी हो और विटामिन्स भी हो, तो कम से कम कॉस्ट पर हम कैसे उनको अवेलेबल कराएं, वो सब बातें करेंगे। और चौथी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। और एक और चलती है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स, है ना। एक बात, ये तो सर आपके कोर्स का ही पार्ट नहीं है, ये तो काफी समय से ही कोर्स का पार्ट नहीं है, सीबीएसई दिल्ली बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग और एलोकेशन के क्वेश्चन सेम से होते हैं, जहां पर हमसे हमेशा मैक्सिमम क्या करवाता है, प्रॉफिट मैक्सिमम। और डाइट और ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, जहां पर हमारे पास होता है कॉस्ट, जिसको हमारे को कहता है कॉस्ट को मिनिमम करना है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। और ये जो क्वेश्चन था सर, इनमें से किस टाइप का था, आप पढ़ो इसको। मुझे चीजों को, मेरे को पैसे को और अपने स्टोर को एलोकेट करना था, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा था मैं। ये एलोकेशन प्रॉब्लम थी कि सामान को किस तरह से, पैसे को कैसे एलोकेट करूं कि जो सामान है वो भी आ जाए, 20 से ज्यादा ना हो और पैसा भी पूरा लग जाए। तो एलोकेशन प्रॉब्लम थी, ठीक है। ऐसे ही आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है कि किस तरह का सामान ज्यादा बेचा जाए या कैसे बनाया जाए जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इस तरह से डाइटिशियन प्रॉब्लम्स है। और ट्रांसपोर्टेशन में, डाइटिशियन में क्या होगा कि मैं किस तरह की दवाइयां लूं, जैसे मैं खुद ही पेशेंट हूं तो मैं किस तरह की दवाइयों का सेवन करूं जिससे मुझे हर चीज मिल जाए, मतलब मेरे को विटामिन भी मिल जाए, मिनरल्स भी मिल जाए और मेरी कॉस्टिंग कम से कम हो। क्लियर है ये बात? सेम वे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कि मैं किस तरह से अपनी ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा आता है, सबसे ज्यादा क्या खर्च होता है, जैसे पेट्रोल, है ना, जो लॉजिस्टिक्स का खर्चा होता है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट भेजने का खर्चा होता है, मैं उसको कैसे मिनिमाइज करूं। अगर मेरी कॉस्ट कम हो जाए तो प्रॉफिट भी बड़ा हो जाएगा। तो वही उसी तरह से क्वेश्चंस को बार बार बांटता है। हाँ, हो सकता है कुछ और भी तरीके से दे, लेकिन जो मेजरली जो बाइफर्केशन चलता है वो इसी तरह चलता है। क्लियर है बात? अब आप लिख लें इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। और बेटा ये क्वेश्चन ना मैंने बेसिकली विदाउट वर्ड प्रॉब्लम लिया है। उसका रीजन ये है, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं कि बाउंडेड रीजन या फिजिबल रीजन हमारे कैसे कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं ये मेरा कौन सा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा एम है कि इस फंक्शन को मिनिमम करना है, मिनिमम। पिछले क्वेश्चन में मेरा एम क्या था, इसको मैक्सिमम करना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस, इनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट्स। ऑल्सो हम इनको क्या भी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और ये मेरे जो नीचे वाले हैं, ये तो सर कॉमन सेंस है, दीज आर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। आप याद करने की कोशिश करें, क्लास 11th में जब आप लीनियर इनइक्वालिटीज नाम का चैप्टर करते थे तो ये लिखा आ जाता था, तो उस समय पर समझाना मुश्किल था, लेकिन जो मैंने एग्जांपल कोट किया उससे समझ गए होंगे। एक्स वाई बिलोंग्स टू सम आइटम्स व्हिच कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दैट इज द रीजन इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स। क्लियर है? अब सर मेरे को इससे ग्राफ बना रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं लेट इस वाली इक्वेशन को लेट कर लेता हूं। लेट इट इज एन इक्वालिटी, मतलब x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। सेम वे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर मुझे ग्राफ पेपर पे इनको सॉल्व करना है तो आई वुड नीड टू सबसे पहले मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा सर, मेरे को एक लाइन खींचनी है। तो x को अगर मैं 0 रखता हूं तो y1 और y को 0 रखने पर x3। सेम वे यहां पर x को 0 रखा तो y2 मिलेगा, y0 तो x2 मिलेगा, राइट। इतनी बात तो सर समझ में आ चुकी है।
दूसरी बात, हमें ना एक काम और कर लेते हैं, यहां से देख लेते हैं कि जो ये, क्योंकि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो अगर ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो हाफ प्लेन होगा वो किस साइड होगा। तो पुट करते थे हम क्या, 0,0 इन इक्वेशन इनइक्वालिटी है ना, इन दिस x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो दोनों को 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नहीं सर ये फॉल्स है बात, है ना, याद आ रहा है आप लोगों को। सेम वे हम यहां पर भी पुट करेंगे, पुट 0,0 इन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 बड़ा होगा 2 से, नहीं सर, तो ये भी बात फॉल्स है, दोनों बातें फॉल्स है ना। तो देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश, ये फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, तो अगेन मैं इधर तो बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो -1 दे दो और -1 दे दो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहां देखिए 1 2 3 1 2 3 है ना, तो सर ये पॉइंट ले लिया, मान लो 1, ये थोड़ी दूरी पर ले लिया, ये भी थोड़ी दूरी पर, और ये 4, ऐसे ही 1 2 3 एंड 4। चेक करना, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। x है 0,1, x है 0,1, सर ये पॉइंट होगा 0,1, ये है 3,0, 3,0 सर ये पॉइंट होगा 3,0। तो इस पर मैं इस तरह से लाइन बनाऊंगा, और इस लाइन का नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना रखें, बाहर रखें, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो शेडेड पोर्शन आएगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है बात। दूसरी बात, x0 y2 और x2 y0 चेक करो आप, तो सर एक लाइन बनेगी ये, और इसका नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वल लगाना है आपने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन है ना, ये कहती है जो 0 0 रखा है ना भाई, ये जो इक्वालिटी है तो लाइन दे रही है, लेकिन जो इनइक्वालिटी है अल्टीमेटली हमें तो इनइक्वालिटी पर जाना है, मतलब हाफ प्लेन कंसीडर कराना है। तो अगर मैंने दोनों को 0 रखा तो 0 कहता है ये तो फॉल्स है कंडीशन। अगर ये 0 पॉइंट इस वाली के लिए, ऊपर वाली के लिए अगर ये फॉल्स आ रहा है, तो सर जो शेडेड पोर्शन होगा वो इस तरफ का होगा, इस तरफ का, है ना। बात समझने की कोशिश करें, वो शेडेड पोर्शन इस तरफ का होगा। और सर हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है, क्योंकि x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करो। लो इधर की बात समझे नहीं समझे, ठीक है, तो इधर क्लियर है बात। आगे चलते हैं, ये कहता है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और मैंने यहां पर भी 0 0 रखा, तो ये लाइन भी, ये वाली लाइन भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हाफ प्लेन उस तरफ बनेगा, उस तरफ का मतलब ये। बात समझने की कोशिश करें भाई, ये बनेगा हिस्सा ये, और सर इस क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं। आप देखो ध्यान से, इन दोनों का कॉमन पोर्शन, सर कॉमन पोर्शन, ये क्वाड्रेंट तो हटाओ, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वो ये होगा जो बाहर जा रहा है। चेक करो आप ध्यान से, ये होगा सर, ये है ना, मतलब इसको, ये पोर्शन मेरा कॉमन पोर्शन होगा। तो सर ये जो मेरे पास रीजन होगा, ये मेरा क्या, कौन सा रीजन है सर, फिजिबल। फिजिबल में भी कौन सा रीजन सर, क्या पूरा बाउंड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये अनबाउंडेड रीजन है बेटा, अनबाउंडेड रीजन, फिजिबल अनबाउंडेड रीजन है सर, है ना। तो सर ये रीजन का मतलब ये हुआ कि ये सारा जो रीजन होगा ना, इन इनइक्वालिटी किसको सेटिस्फाई करेगा, कौन सी इनइक्वालिटीज, ये सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा ये रीजन। चेक कराऊं, देखो ध्यान से, सर यहां पर कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट लेता हूं 4,0, 4,0 इसी रीजन में आ रहा है, तो 4 यहां रखो, 4,0, तो 4 प्लस 0 4, 4 बड़ा होगा 3 से, सर ये इनइक्वालिटी करेक्ट है। 4 प्लस 0 4 बड़ा होगा 2 से, ये भी करेक्ट है, और 4 0 से बड़ा होगा ये भी और ये भी, चारों करेक्ट है। लेकिन अगर आपने यहां पर फिजिबल के बाहर का मतलब इनफिजिबल रीजन लिया, तो सर ये जितने भी कंस्ट्रेंट्स है ना, ये इनइक्वालिटीज हैं जो हाफ प्लेन हमें देखने हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा, किसी को करेगा किसी को नहीं करेगा, सभी को नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात को। दूसरी बात, अब सर ये जो फिजिबल रीजन है, ये हमें बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशन देगा, एक्स एंड वाई की वैल्यूज देगा बहुत सारी, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि वो पॉइंट ढूंढना है जिस पर मेरा जो फंक्शन है ना वो मिनिमम हो रह जाए, सबसे छोटा। और हमारे यहां पर एक थ्योरम है, इसको चेक करने के लिए हम सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पर ही काम करते हैं। देखो इस फिजिबल रीजन के, चाहे ये बाउंडेड है चाहे अनबाउंडेड है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करना है आपने। और सर एक बात और दिख रही है मुझे, कॉर्नर पॉइंट में ये तो मुझे पता है, ये भी पता है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो मैं यहां लिखता हूं टू गेट या टू फाइंड पॉइंट E, सॉल्व बोथ द इक्वेशंस।
इक्वेशंस, राइट। क्या क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 3, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 2y इक्वल टू -1, तो देयरफॉर y आ गया हाफ, और अगर y हाफ आया है तो x आएगा 1.5, मतलब 3/2। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3/2, 1 चेक करें अब आप, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, बिकॉज द रीजन इज अनबाउंडेड, या टू चेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हम किस किस पॉइंट पर चेक करेंगे, ये कौन सा पॉइंट है, ई, बी एंड डी, है ना। यहां पर आप टेबल ही बना ले, है ना, तो टेबल से ही सही रहता है, आप टेबल ही बनाएं हर बार। यहां पर लिखेंगे आप कॉर्नर पॉइंट्स, हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स आपने चेक करने हैं बेटा। ये क्यों करने हैं, बस एक इतनी सी स्टडी हमने इस लेवल पे नहीं की है, जो आपका आने वाली क्लासेस का पार्ट है, लेकिन वो जरूरी भी नहीं है अभी लेवल। अगर मैं बताऊंगा ना तो देयर इज नो पॉइंट, कोई फायदा नहीं है अभी उस पर बात करने का। अभी आप ये समझे कि हमारे को चाहे मैक्सिमम देखना है चाहे मिनिमम देखना है, पहले कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो मुझे मिनिमम के लिए चेक करना है इस बार, z इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 5y, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं सर, b है 0,2, फिर e है 1/2, 3/2 एंड 1/2, राइट, 3/2 एंड हाफ, और एक और है सर d जो है 3,0। तो यहां पर रख के देख लो, तो z कितना आएगा, देखो 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा यहां से। सेम वे यहां से रखोगे तो ये 3 3 9 आ जाएगा, ये मिनिमम आ रहा है। अब देखो ये रख के देखते हैं, 3 × 3/2 9/2 और 5/2 कितना होगा सर, 9 और 5 14/2, 14/2 विल गिव यू 7। तो सर मिनिमम फंक्शन, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ रही है ना, वो 7 आ रही है, अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट पर आ रही है ना। तो बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, z इक्वल टू 3x प्लस 5y इज 7। बट आप ध्यान रखेंगे ये एक स्टेप फालतू है, बट सिंस द रीजन, द feasible region is unbounded, ये कैसा रीजन है सर, ये अनबाउंडेड रीजन है। अगर ये रीजन अनबाउंडेड है ना, तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है सर, कॉर्नर पॉइंट तो आपने ले लिए, यहां पर हो कोई वैल्यू ऐसी जो इसको मिनिमम कर दे, लेकिन थ्योरम तो ये कहती है सर ये होगी। बट एक बात समझने की कोशिश करना कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर देखो ध्यान से देखना, मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं फिर आपको समझ में आएगा। बट द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर हम ये चेक करेंगे, देयरफॉर इज देयर एनी वैल्यू इन द फीजिबल रीजन, feasible unbounded region below than 7 or not, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए ध्यान से समझना आप मेरी बात को। जो मेरे पास फंक्शन है ये मुझे देखना है 3x प्लस 5 की जो वैल्यू है वो 7 से छोटी और कहीं आ रही है या नहीं आ रही, मेरे को ये चेक करना है। क्लियर है ना बात, मेरे को चेक क्या करना है, 3x प्लस 5 क्या लेस देन 7 भी आ रहा है, लेस देन 7 है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर 3x प्लस 5y लेट करेंगे, इससे एक लाइन बनाएंगे, 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। अब फिर से टेबल बनाएंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट की सहायता से, x यहाँ y यहाँ। अगर मैंने x को 0 रखा तो x को 0 रख दें, चलो रख लो, x को 0 रखा तो y मिलेगा 7/5। क्लियर है, अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x मिलेगा 7/3। तो सर अगर 7/5 को मैं लिखता हूं पॉइंट्स में तो ये होगा बेटा और 1.4, नियर अबाउट 1.4 है ना। 1.4 का मतलब हो गया 1 से बड़ा, ये 1 था मेरा, चेक करो ये 1 था, राइट, 1 से बड़ा, तो समवेयर हियर, तो मैं यहां लिख सकता हूं 0,7/5, ये पॉइंट हो गया मेरा 0,7/5। क्लियर है, आगे चलते हैं। 7/3 का मतलब होता है 2.66, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा मतलब समवेयर हियर, तो ये हो गया 7/3,0। क्लियर है बात। देखिए अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को मीट करना है। सर मीट करते समय या तो मैं डार्क लाइन ले सकता हूं या डॉटेड लाइन, राइट। आप क्लास 11 को याद करें, इट इज माय स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और ये चीज हमने एओडी में पढ़ी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। क्या, इनइक्वालिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, इनइक्वालिटीज 2 तरह की होती है सर। एक होती है स्टैक इनइक्वालिटी,
जिसको हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क लाइन जैसे ये है ना, जहां पर हमारे पास स्ट्रिक्ट ये क्या बोलते हैं स्टैक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू को रिप्रेजेंट करती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर स्मॉलर देन और इक्वल टू, यहां पर हमारे पास डार्क लाइन बनती है। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो इस बात का मतलब है यहां पर डॉटेड लाइन प्लॉट होती है सर, डॉटेड लाइन मतलब या तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, बस ये दो ही तरह की चीजें होती हैं। क्लियर है बात? तो आप याद रखेंगे सर, क्योंकि यहां पर जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली नहीं है, मतलब ये स्ट्रिक्ट है, तो सर यहां पर जो लाइन बनेगी ना बेटा वो बनेगी डॉटेड लाइन। क्लियर हो रही है आपको बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं तो आप इन नाम को छोड़ें, नाम के चक्करों में ना फंसे, बात को समझे। मैंने ये कहा जब जब ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा तब तो आप डार्क लाइन बनाएंगे, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा तो आप डॉटेड लाइन बनाएंगे। इसका मतलब फर्दर ये है इस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट है ना इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, डार्क लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट है, लेकिन डॉटेड लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट है ना वो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? अब मेरे को ये देखना है सर, जो लाइन आपने इसके साथ ड्रॉ की, इस पॉइंट के साथ आपने निकाली है ये वाली लाइन, है ना, तो आपने इस पॉइंट से निकाल दिया, आपको क्या पता है इस पॉइंट से जाएगी, हो सकता है कि ऐसे निकल जाए, हो सकता है इसके नीचे से निकल जाए, आपने पॉइंट पे से कैसे ली बेटा? आप देख लो ध्यान से, अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन है, आप रख के देख लो, 3 × 3/2 9/2 प्लस 5 × 1/2 5/2, 9 और 5 14/2, 14/2 इक्वल टू 7, तो हेंस दिस पॉइंट विल बी ऑन द लाइन। ये बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना, अब हमने देखना क्या है, अब है ना मैं इस इनइक्वालिटी का शेडेड पोर्शन देखने की कोशिश करता हूं। देखो ये इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी मुझे क्या देगी सर? प्लेन देगी, हाफ प्लेन, शेडेड प्लेन, राइट? तो अब देखो अगर मैं यहां पर पुट करता हूं 0,0, मैं यही लिख रहा हूं, देखो पुट 0,0 इन 3x + 5y < 7, तो 0 0, तो 0 स्मॉलर देन 7, ये बात क्या आई है सर? बिल्कुल ट्रू। अगर ये बात ट्रू है तो जो लाइन बनेगी वो इसकी तरफ बनेगी, है ना, जो प्लेन बनेगा, जो शेडेड पोर्शन होगा टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो सर ओरिजिन तो इस साइड है, चेक करो चेक करो चेक करो, ध्यान से चेक करो, तो सर इसकी लाइन अब इस तरफ बनेगी। तो फर्दर मतलब पता है क्या हो रहा है, जो इस लाइन का जो शेडेड पोर्शन आ रहा है वो इधर आ रहा है, अगर ये लाइन इसके अंदर से निकल जाती ना, इसके अंदर से, तो सर इसके बहुत सारे मिनिमम पॉइंट हो सकते थे। बात समझने की कोशिश करें, अगर ये लाइन इसके अंदर से जा ही नहीं रही है, अगर इसका पोर्शन और इसका पोर्शन फिजिबल रीजन और इसका पोर्शन कॉमन हो जाता ना, तो देयर इज नो मिनिमम कॉस्ट, नो मिनिमम फंक्शन z, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो रीजन दे रही है, ये नीचे का रीजन दे रही है और मेरा फिजिबल रीजन ये है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है सर? कुछ कॉमन नहीं है सर, कॉमन ये है, ये कॉमन है तो सही, ये पॉइंट कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। यहां पर देखो, लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखो, ये कॉमन नहीं है। ये कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करती। कहता क्या है? 3x + y 5y स्मॉलर देन 7। तो जो पॉइंट इस लाइन पर आएंगे ना, वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इधर के पॉइंट करेंगे, इस लाइन से इधर के। इस लाइन पर जो पॉइंट है जैसे 0,75 आप रखो, देखो 0 + 0,7/5, 0 यहां रखेंगे, 7/5 यहां रखेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 7 क्या छोटा होगा 7 से? नहीं सर, इक्वल होगा। तो इस इनइक्वालिटी को तो वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट इज द रीजन हमने क्या लिया है? डॉटेड। तो सर इस लाइन पर आने वाले, डॉटेड लाइन पर आने वाले पॉइंट और जो ये डार्क लाइन पर आने वाले पॉइंट कभी भी कॉमन नहीं कहलाते, समझ रहे हैं? क्योंकि डॉटेड लाइन मैंने ली मतलब इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का जो एरिया होगा वो इसका शेडेड पोर्शन होगा। तो बिकॉज आप लास्ट में क्या लिखेंगे? बिकॉज देयर इज no common point between this region, है ना, between this region या between the region made by 3x + 5y smaller than 7 and the feasible अनबाउंडेड रीजन। कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन z क्या है 3x + 5y विल बी 7 ओनली। बात समझे नहीं समझे भाई? मैं दोबारा बताता हूं, मैंने क्या कहा, अगर रीजन बाउंडेड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रीजन अनबाउंडेड है ना बेटा, तो आपको सब चीजें चेक करनी है कि सर ऐसा हो सकता था कि ये जो इनइक्वालिटी का जो 7 आया है क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है, और अगर रीजन अनबाउंडेड है तो हमें फर्दर चेक करना है कि कोई वैल्यू इस रीजन के अंदर ऐसा तो नहीं है 7 से भी छोटी है। और अगर मेरे को यहां पर मिनिमम की जगह मैक्सिमम करना हो तो तब भी हम ऐसे ही करते हैं। देखो अभी हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, मुझे क्या देखना था, कोई वैल्यू 7 इस रीजन में, यानी इस फंक्शन के लिए कोई ऐसा वैल्यू भी है कि जो 7 से छोटा है। तो हमने बाउंडेड के लिए हमने क्या किया, 3x + 5y शुड बी लेस देन 7, उसके लिए हमें फर्दर चेक करना है। मैंने इससे एक लाइन ड्रॉ की और ये एक स्टैक इनइक्वालिटी है, तो पता लगा कि जो लाइन बनेगी वो डॉटेड बनेगी, तो मैंने एक लाइन को डॉटेड लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या देखना है, इसका रीजन बाउंडेड क्या होगा, इस लाइन का रीजन होगा नीचे का पूरा। तो सर देखा इसमें और इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो जब इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो मैं तो सर मिनिमम वैल्यू कहां ढूंढ रहा हूं, अपने फिजिबल रीजन में, और इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं पॉइंट, तो सर जो मिनिमम होगा वो मेरा 7 ही होगा। ठीक है, अगर मुझे मिनिमम की जगह पर यहां पर मैक्सिमम होता तो मैं मैक्सिमम लेता ये वैल्यू। अब मैं फिर से ढूंढता, क्योंकि मेरा रीजन अनबाउंडेड है, तो क्या इज देयर एनी पॉइंट exist in the unbounded region when the value more than 10 for the function this is exist or not। तो मैं उसको फिर से चेक करता, फिर मैं क्या लेता, मैक्सिमम के लिए चेक करता, 3x + 5y क्या 10 से बड़ा आ रहा है, तब मैं फिर ये कहानी स्टार्ट करता, और अगर ये नीचे का आता फिर से, तो यहां पर इसमें और इस एरिया में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं फिर क्या कहता, मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 10 होगी। लेकिन अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ गया तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। उस पर अब हमें क्वेश्चन देखना है। ये बात क्लियर हो रही है आपको कैसे चेक करना है? देखो ये क्वेश्चन ना मेरे पास अभी के लिए मैंने ये इस पर कंस्ट्रेंट्स पर डायरेक्ट लिया, क्योंकि मैं वर्ड प्रॉब्लम पे लेके सब कुछ नहीं उलझाना चाहता था एक ही क्वेश्चन में। अब आपको अगर ये बात समझ में आई है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छे से पकड़ पाएंगे। क्लियर है ये बात? लिख लेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, और ये जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है ना रिलेटेड टू अनबाउंडेड रीजन, मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में वो सारी साफ हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए मेरे पास एक मिनिमम, मेरे पास फंक्शन दिया है z, ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कुछ कंडीशंस दी हुई है। ये तो रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट्स हैं ये, और ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है ना। पर अब हम इन इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे, इक्वालिटीज में चेंज करके हम लाइन की इक्वेशन लेके और लाइंस बनाएंगे, राइट। एक ये इक्वेशन है, एक मेरे पास इक्वेशन है सर ये, और एक इक्वेशन और है 2x - 3y = 12, राइट। तो देखिए मैं सबसे पहले बॉक्स बनाऊंगा, दो कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, हर बार वही करना है, x y। x को 0 रखेंगे तो y आएगा 5, और y को 0 रखेंगे तो x आएगा -5/2। सेम वे इधर बना लेते हैं हम। देखो थोड़ा सा मैं छोटा करके बनाऊंगा बेटा x y, ध्यान से देखना, x 0 तो y 3 और y 0 तो x आएगा 1। अच्छा जरूरी नहीं है हर बार x 0 y 3 या यही रखने हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 पॉइंट चाहिए। 0 पर कैलकुलेशन इजी पड़ती है, इसलिए मैं 0 को प्रायोरिटी करता हूं। x को 0 रखा तो y आएगा -4, और y को 0 रखा तो x आएगा 6। चेक करें। अच्छा एक काम और करते हैं, हम चेक भी कर लेते हैं कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। किसी भी एक पॉइंट को रख के देख लेते हैं। 0 0 फिर रखना आसान है, तो पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 2x - y > -y। दोनों को 0 रखोगे तो 0 बड़ा होगा -5 से। सर ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। अब यहां पर पुट करेंगे 0,0 इन इनइक्वालिटी क्या है, 3x + y, ये भी > 3 है। तो 0 0 0 बड़ा होगा क्या 3 से? सर ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। सिर्फ इसी तरह से पुट 0,0 इन 2x - 3y, यहां पर एटमोस्ट मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू लगेगा, तो ये 0 - 0 0 छोटा होगा 12 से, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसका फिगर बनाते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इधर करके बनाते हैं। देखो नीचे बना ले, हाँ यहीं पर बना लेते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको इधर ले रहा हूं। देखिए ध्यान से देखना, ये 0 लिया मैंने, ये है मेरे को y लेना है 5 तक, और ये लेना है -5/2 तक, ये -4 तक, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 1 ले लेता हूं, 2
3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, हाँ ये ले लिया मैंने -1, ये -2, ये -3, -4, एक पॉइंट और ले लेते हैं -5, राइट, और एक पॉइंट इधर भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं विच इज 7। सेम वे इधर -1, -2 एंड -3, बस बहुत है। इधर 1, 2, 3, 4 और कौन सा पॉइंट है वाई के लिए? 5 भी है सर, तो 5 तक ही लेते हैं, ऊपर मुझे स्पेस भी चाहिएगा। क्लियर है बात? अब देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं, x0 y5, तो सर ये पहला पॉइंट ये आ गया है ना। दूसरा पॉइंट कहता है -5/2, मतलब -2.5, -0, -2.5 यहां पर लाई करेगा, तो जो लाइन बनेगी हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। ये बात समझ में आई? ये लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2x - y = -5। क्लियर है? अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं ना, क्या ये ट्रू है 0,0 के लिए, तो आप कह रहे हैं ट्रू है, तो जो इसका जो शेडेड पोर्शन होगा टुवर्ड्स 0 होगा। लेकिन सर इस क्वाड्रेंट को छोड़ो, केवल इस क्वाड्रेंट की बात करो, बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। x0 y3 और 1 0, x0 y3 और 1,0, राइट, ये पॉइंट है ना, तो सर ये यहां से निकल जाएगा लगभग यहां से। ठीक है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है सर? 3x + y = 3। चेक करो, अब इस पॉइंट, इस लाइन के लिए 0,0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ शेडेड पोर्शन, राइट, तो 0 फॉल्स आ रहा है, तो जो इसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो इस तरफ होगा, इसका जो हाफ प्लेन होगा वो इस साइड होने वाला है। क्लियर है बात? अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये वाला पॉइंट देखते हैं, 2x - 3y। 2x - 3y में क्या है? 0, -4, x0 y -4, x0 y -4 और फिर x6 y0, ये पॉइंट, राइट। तो अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये लाइन बनेगी। तो ये लाइन मेरे को क्या कह रही है? इक्वेशन है इसकी, यहां लिख देता हूं, 2x - 3y = 12। अगेन अगर मैं इसका हाफ प्लेन देखता हूं तो हाफ प्लेन कहता है 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऊपर की तरफ। लेकिन सर ये 4th क्वाड्रेंट है, तो एक बार 1st क्वाड्रेंट पर चलते हैं, इस तरफ देखो ध्यान से। ये मैं वो थोड़े से बड़े बड़े एरो लगाता हूं, देखो ध्यान से। ठीक है, तो बेटा जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जिसको मैंने शेड किया है ये पूरा रीजन अनबाउंडेड है, तो फिजिबल जो रीजन है ना यहां पर, फिजिबल रीजन, वंस अगेन इट इज अनबाउंडेड, है ना। तो सर जो इसके अंदर जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो सब के सब इस सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। इन इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। रख के दिखाऊं एक पॉइंट, कोई भी रख लो आप, कोई भी उठा लो। मैंने कहा 3,0 ले लेते हैं, रखो यहाँ पे 3,0, 3 2 6, 6 - 0 6, 6 बड़ा होगा इससे, यस ट्रू। यहाँ पर रखो 3 3 9, 9 बड़ा होगा 3 से, यस ट्रू। यहाँ पर रखो 3 2 6, 6 छोटा हो 12 से, ये भी बात ट्रू। तो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और आप यहां रख लो 3,0 रखोगे तो x > 0, तो 3 बड़ा होगा 0 से, ये भी बात ट्रू है। और y को मैंने 0 रखा तो 0 बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के, ये भी बात ट्रू है। चेक कर लो आप, सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सर मुझे इस रीजन में से ना वो पॉइंट चाहिए जो मेरे जो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कर दे। इसमें तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, मिनिमम वैल्यू मुझे कहां मिलेगी? अगेन थ्योरम क्या कहती है? गो टू द कॉर्नर पॉइंट्स। सो द मिनिमम वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ z विल बी, कैसे? दोबारा बनाए आप एक टेबल जरूर बनानी है बेटा आपने। टेबल बना के ऊपर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां क्या लिखेंगे? मिनिमम z = -50x + 20y। तो सर यहां पर a पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है सर? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है। ये पॉइंट है 6,0, ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 0,3 और ये पॉइंट है 0,5। तो a पॉइंट है मेरे पास 0,5, b पॉइंट 0,3, c पॉइंट 1,0 एंड d पॉइंट इज 6,0। तो रख दो इसके अंदर। z कितना आएगा? 550, 5 × 20 देगा 100, है ना, ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से z आएगा 60। मेरे को मिनिमम देखना है, z आएगा -50, अभी तक मिनिमम ये आया है। अब देखो -50 × 6 -300, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z विल बी -300 एट पॉइंट भी बताने, एट पॉइंट d विच इज 6,0।
है ना, लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिंस द रीजन इज अनबाउंडेड। मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, अब बताता हूं आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से, हर बार जब भी अनबाउंडेड रीजन होगा तो यही बात आपने पढ़नी है, समझनी है कि अनबाउंडेड रीजन को हमने कैसे देखना है। देखो ध्यान से देखना, मैं यहां लिखने जा रहा हूं कुछ, सिंस द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको राइटिंग में दिक्कत आए तो मैं बोल भी रहा हूं बार बार, सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर वी नीड टू चेक इज देयर एनी वैल्यू लेस देन या बिलो -300 also exist or not, है ना। तो हम क्या कहेंगे, therefore जो मेरे पास फंक्शन है दिस -50x + 20y लेस देन -300, है ना। अगर मैक्सिमम होता तो मैं क्या देखता, मैक्सिमम तो ये वैल्यू दे रही है, तो मैं क्या लिखता, बिकॉज द रीजन इज अनबाउंडेड, तो हम ये देखेंगे कि कोई वैल्यू 100 से बड़ी भी एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, तो मैं कहता है -50x + 20y ये क्या 100 से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब मिनिमम की बात कर रहे हैं तो इससे छोटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे छोटा, अब इससे बड़ा देखता मैं। क्लियर है बात? जब मैक्सिमम बोलता है, लेकिन यहां मिनिमम बोला है तो हम मिनिमम देखेंगे। क्लियर है बात अच्छे से? अब देखिए, मैंने इसको सबसे पहले मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, लेट करेंगे -50x + 20y = -300, राइट। अब हम एक टेबल बनाते हैं, फिर से वही xy रखते हैं, इसके अंदर xy और यहां पर x को अगर मैं 0 रख दूं तो y मिलेगा 15, काफी बड़ा मिल जाएगा, राइट। तो एक काम करते हैं, y को 0 रखो सबसे पहले, y 0 रखने पर x मिलेगा 6, चेक कर लो। और अब ना एक काम करते हैं, अगर मैं x को 4 रख दूं तो -50 × 4 200, x को 5 ना रख दे, अगर x को 5 रखूंगा तो ये हो जाएगा 50। तो आप एक काम करें, x को 4 रखें, द मोमेंट यू पुट x4 -200 हो गया बेटा, -200 उधर जाएगा तो +200 मतलब -100, -100/20 विल गिव यू -5, चेक करो आप, ठीक है। x4 y -5, x4 और y -5, सर एक पॉइंट ये हो गया, चेक करो, और एक पॉइंट है x6 y0, ये पॉइंट, राइट। तो अगर इनसे मिलके यहां पर बनेगी सर अब की बार डॉटेड लाइन, चेक कर लो आप, डॉटेड लाइन बनेगी, यानी इस रीजन से निकलेगी सर, जहां पर शेडेड रीजन था। पिछली बार जो लाइन निकली थी वो शेडेड रीजन से नहीं निकली थी, है ना। शेडेड रीजन से अगर निकल रही है तो अब हम क्या देखते हैं इसमें, अब हम देखेंगे इसका जो फिजिबल रीजन होगा वो कौन सा होगा, मतलब हाफ प्लेन कौन सा होगा इस लाइन का, है ना। तो अब पुट करेंगे इसमें 0,0 इन -50x + 20y <-300। 0 रखने पर 0 छोटा होगा -300 से, छोटा होगा क्या सर, ये बात फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, 0 बड़ा होगा -300 से। तो 0 वाला जो पॉइंट है इस तरफ प्लेन नहीं आएगा, इसका प्लेन कहां जाएगा, इस तरफ, चेक करो, इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ। लेकिन सर इस क्वाड्रेंट में मत लो क्योंकि नॉन रेस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट है, तो हम इस तरफ कहेंगे। देखो ये प्लेन होगा इसका, ये शेडेड होगा पूरा, जहां मैं हाथ लगा रहा हूं ये पूरा शेडेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो सर आप ध्यान से देखो, बिकॉज मैं एक बात लिख रहा हूं, बिकॉज दिस रीजन है ना, या द रीजन प्रोवाइड बाय दिस इनइक्वालिटी एंड द feasible region has so many common points, है ना। तो therefore no minimum value of z will be exist here। ये बात समझ में आई आपको, नहीं आई? क्योंकि आप खुद देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वो जब इधर से जा रहा था ना तो फिजिबल रीजन था ऊपर की तरफ और जो उसका रीजन आ रहा था वो नीचे की तरफ, तो उन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था। तो उस पर्टिकुलर प्लेन की वजह से फिजिबल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो जो फिजिबल की मिनिमम वैल्यू थी वो रही। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये स्टैक इनइक्वालिटी वाली लाइन, ये है ना फिजिबल रीजन के अंदर से चली गई। तो अब ये अगर अंदर से जा रहा है तो ये पॉइंट, ये एरिया फिजिबल रीजन के साथ कॉमन हो गया। तो मैंने यही लिखा, अगर ये एरिया फिजिबल रीजन के साथ कॉमन हो गया तो हो सकता है देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी लेस देन दिस। हमें नहीं पता, तो इस केस में मिनिमम वैल्यू निकालनी भी पॉसिबल नहीं है।
क्लियर हो रही है आपको बात? ये नहीं हुई, इसको आप ध्यान से करेंगे और इस वीडियो को आप प्लीज एक दो बार घुमा के देखेंगे, यानी रिवाइंड कर करके देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। क्लियर है बात? अब आप इसको लिख ले और बाय सेइंग दिस थैंक यू सो मच।